तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद पैथोलॉजी एकेडमी। सो यस फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अबाउट द एबायोटिक स्ट्रेस। स्ट्रेस फिजियो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने एबायोटिक स्ट्रेस को जाना था कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, उसमें प्लांट कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे वाटर बहुत ज्यादा फ्लडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा एक तरीके से लॉगिंग हो गई है, वाटर लॉगिंग, तो कैसे वो अपने आप को उस कंडीशन से आगे की तरफ लेके जाता है। वैसे ही हमने पढ़ा था कि कैसे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन है तो क्या होता है। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट दी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद प्लांट फिजियो में ही। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं स्ट्रेस फिजियो, और स्ट्रेस फिजियो के अंदर हमने जो करना है आज वो है आपका बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस। चलिए देखो, बायोटिक स्ट्रेस के अंदर हमने पढ़ा था ये कौन सा स्ट्रेस है बच्चों, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आ रहा है, जैसे हमने जिसमें एग्जांपल देखा था कोई बैक्टीरिया फंजाई है ना, ये सब प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट के लिए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट प्लांट and reduces its growth and development। ठीक है, ये था हमारा बायोटिक स्ट्रेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है, इसके अंदर होता है एक होस्ट मेंबर। होस्ट सबको पता है वर्ड। वैसे ही एक तरफ होते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या फिर जिसे आप कह सकते हैं पैथोजेंस, जो अपने होस्ट को अफेक्ट करते हैं। होस्ट में क्या ही होगा, प्लांट होगा। होस्ट कौन है भाई, प्लांट है। इस प्लांट में डिफरेंट पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी पैथोजन हो सकते हैं वो, जैसे हमने बोला था बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, नीमेटोड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। प्लांट के ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट उनके लिए क्या दिखाते हैं, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्ड शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। वैसे ही कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी नेक्रोट्रॉफी। नेक्रोट्रॉफी। वैसे ही एक और टर्म है दैट इज योर बायोट्रॉफी। नेक्रोट्रॉफी का मतलब क्या है, हमने कहा पीछे जैसे हम देख रहे थे कि ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ पैथोजेंस हैं, अपने होस्ट पे गए, रिस्पॉन्ड करवाया। हो सकता है ये पैथोजन उस प्लांट को किल कर दे, किल उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड शो ही ना कर पाए, वो सीधा किल हो जाए, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो जो हमारा जो पैथोजन है जब अटैक करने गया है वो चाहता है कि उसका होस्ट लंबे टाइम तक जिंदा रहे, वो चाहते हैं वो जिंदा रहे ताकि वो उसी से न्यूट्रिशन ले ले, उसी से उससे अपने बेनिफिट्स लेता रहे, तो ये भी हो सकता है। सो नेक्रोट्रॉफी क्या होती है, होस्ट सेल्स किल्ड अपॉन इन्फेक्शन। जैसे ही उस पर इन्फेक्शन हुआ है वो क्या हो गया बच्चों, किल हो गया, ठीक है, मर गया। और बायोट्रॉफी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो होस्ट सेल है केप्ट अलाइव, वो यहां पर जिंदा है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लिखे तो एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं ना हम, जैसे वो इसका एग्जांपल हो सकता है। एक और टर्म है हेमी बायोट्रोफी। देखो, बायोट्रोफी मतलब होस्ट का सेल जिंदा है, होस्ट मर नहीं रहा। हेमी आधा, आधे टाइम तक होस्ट को जिंदा रख रहे हैं, जब लगता है कि इस होस्ट की अब जरूरत पूरी हो चुकी है तो वो उसको किल कर देता है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियली होस्ट सेल विल रिमेन लिविंग
ठीक है, विल रिमेन लिविंग, डेथ विल कॉज्ड लेटर, बाद में डेथ हो जाएगी उसकी, इसलिए हम उसे है भी कह रहे हैं। वैसे ही एक और टर्म है जिसे हम कह रहे हैं जैसे ओब्लिगेटरी बायोट्रोप्स, जैसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स, कीमोट्रोफ्स, तो दीज आर सम मेंबर्स, हम यहाँ मेंबर की, इस केस में मेंबर की बात कर रहे हैं। ओब्लिगेटरी वर्ड मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्ट्रिक्टली बायोट्रोफ, वो मेंबर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रिक्टली बायोट्रॉफी दिखाते हैं, मतलब वो अपने होस्ट सेल को मतलब लिविंग ही रखते हैं लंबे टाइम तक, वो उसको किल नहीं करते, उन्हें उसकी जरूरत है। सो वो क्या होते हैं बेटा, ओनली ग्रो ऑन लिविंग सेल। सो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स पर ही जिंदा रह सकते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओब्लिगेटरी बायोट्रॉफ्स। एक बार देख लीजिए इन स्टेटमेंट्स को। चलिए आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से डिफेंस सिस्टम देखने को मिलते हैं। सो प्लांट्स डिफेंस सिस्टम, सो प्लांट डिफेंस सिस्टम आपको दो मिल जाते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, एंड वन होता है इंड्यूसिबल। देखो इनके वर्ड्स होपफुली क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करता रहे, अपने अपना जो प्रोडक्ट है उसे बनाता रहे, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो बनाएगा लगातार। इंड्यूसिबल मतलब जब वो चीज आएगी, कुछ भी, जब कोई भी स्ट्रेस आ रहा है वो तब एक्टिवेट होगा। ये कह रहा है मैं होता रहूंगा, चाहे स्ट्रेस हो चाहे ना हो, मैं कॉन्टिन्यूसली होऊंगा। इधर वाला कह रहा है जब आएगा स्ट्रेस मैं तब एक्टिवेट होऊंगा, ठीक है, मैं तब एक्टिवेट होऊंगा, पहले से भड़का हुआ नहीं रहूंगा। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक है आपका इंड्यूसिबल। सो कॉन्स्टिट्यूटिव में हम क्या बोल सकते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट है आपका, ऑलवेज प्रेजेंट। और इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ट्रिगर्ड विद स्ट्रेस, जब स्ट्रेस आता है तब ये ट्रिगर होता है, ये वाला रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपको फिजिकल डिफेंस देखने को मिल सकता है, फिजिकली डिफेंस अपनी आउटर अपीयरेंस से, या फिर केमिकल डिफेंस देखने को मिल सकता है, केमिकल डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसी में ये वाला, क्योंकि लगातार लगातार भाई मेहनत कर रहा है, अपने आप को बचाने में काम कर रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए ये एनर्जी की कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा प्लांट के अंदर एनर्जी यही यूज कर जाता है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं, ये है एनर्जी कॉस्टिंग। ठीक है, और इधर वाले की बात करें, ये कैसा है, ये है आपका एनर्जेटिकली फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करता, जब आएगा स्ट्रेस ये तब एक्टिवेट होगा, तो इसलिए इसका काम अच्छे से काम कर हो जाता है। क्लियर भाई, एक बार देख लीजिए। चलो नेक्स्ट, अब हम इसी के अंदर जो हमने देखा था ना कि भी फिजिकल डिफेंस है, तो उसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिजिकल डिफेंस या फिर मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कि इसके अंदर हो क्या रहा है फिजिकल में, या फिर उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, मैकेनिकल।
इस वाले डिफेंस को हम क्या कहते हैं? इट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, और किसी को मैं अगर सेकंड लाइन बोलूं तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन मतलब सबसे पहले जो डिफेंस के लिए एक्टिवेट हुआ है, काम करने आएगा, स्ट्रेस से बचाने आएगा, वो वाला जो डिफेंस है उसे हम फिजिकल डिफेंस कह रहे हैं। फिजिकल आउटर, पहले ही जैसे भाई अगर कोई ये प्लांट है, इधर कोई अटैक करने आ रहा है तो सबसे पहले उसकी आउटर वॉल, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ही तो उसे झेलना पड़ेगा ना। अगर वही ऐसा हुआ, मॉडिफाइड हुआ, कुछ उसमें अच्छे फीचर्स हुए तो वो बचा सकता है। तो सबसे पहला है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ आपको सरफेस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे जैसे थ्रोन्स या फिर स्पाइन्स या फिर ट्राइकोम्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ट्राइकोम। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्राइकोम। ठीक है, और ट्राइकोम है और ये किसके अंदर है? अर्टिका डायोशिया के अंदर है। देखो अब ट्राइकोम अकेला नहीं है, ट्राइकोम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ कंपाउंड्स, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हिस्टामीन, सेरोटोनिन। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। अगर आपको बाकियों का ना पता हो, लेकिन ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये आप इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हैं और जिसका काम बेसिकली एलर्जी करना होता है। सो इन सबका काम क्या है? एलर्जी रिस्पॉन्स है। एलर्जी रिस्पॉन्स है, ये सब एलर्जी करवा सकती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, अगर आपके ऊपर ये लगता है तो ये है इसका काम। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए इसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है जैसे फाइटोलिप्स। ठीक है, फाइटोलिप्स जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सिलिका, सिलिका क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, और ये प्रेजेंट किस में होती है? एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस ऑफ ग्रास, जो कहां से बिलोंग करता है? पोएसी, पोएसी फैमिली से। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल लिख लो, रैपिड, रैपिड्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर देखने को मिलता है? कैलुकेशिया और पिस्टिया के अंदर होता है। ऐसे ही कुछ और आपके एग्जांपल्स हैं। इनकी वजह से क्या होती है भाई? इस रेफिडेई और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसकी वजह से होती है ईचिंग, ईचिंग हो जाती है इन द थ्रोट। कोई भी अगर एनिमल हर्बीवोर इस चीज को खाएगा, उनके थ्रोट में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम से इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। सो स्ट्रक्चर इज रेफिडेट। जैसे पीछे हमने क्या बोला था? ट्राइकोम्स है किसके अंदर है, वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है जो इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार इनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम जो कर रहे हैं वो है आपका केमिकल डिफेंस। अभी हमने देखा था फर्स्ट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल डिफेंस। वो था आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये है आपका कैसा? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस।
क्योंकि भाई अगर प्राइमरी ने वर्क नहीं किया, फर्स्ट लाइन ने काम नहीं किया, तो सेकेंडरी अपना काम करने आगे की तरफ प्रेजेंट हो जाएगी, वो आगे आएगी, ताकि अब मेरी तरफ से जो सिक्रीशन हो रहा है वो इन पैथोजेंस को रोक सके, इन हर्बीवोर्स को रोक सके, ठीक है, उनके अटैक को रोक सके। इधर से जो सिक्रीशन होती है वो किसकी होती है, इधर के एग्जांपल्स हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही जानेंगे। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, तो जिनमें से कुछ एग्जांपल है आपका, दैट इज योर फाइटो एलेक्सिन्स, ठीक है, फाइटो एलेक्सिन्स, जिसके पास कैसी एक्टिविटी है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। फाइटो एलेक्सिन्स के पास कैसी एक्टिविटी है, एंटी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक्यूमुलेशन दिखता है, इंक्रीज हो जाता है इसका एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जो फाइटो एलेक्सिन्स हैं इनका जो आपको एक्यूमुलेशन है, इन केमिकल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता हुआ दिख जाता है, मतलब उनका प्रेजेंस बढ़ता हुआ दिख जाता है उन प्लांट्स के अंदर। ऑफ कोर्स बढ़ेगा क्योंकि उन्हें अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड करवाना है वहां पे, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन उनका और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे फाइटोएलेक्सिन के अंदर ही, मतलब इसके कितने टाइप्स है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फाइटोएलेक्सिन निकल के आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, अब उनके एग्जांपल देख रहे हैं। वो क्या होंगे भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला है तो उन्हीं का स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल है वो किसके हैं, आपके आइसोफ्लेविनोइड्स, फ्लेविनोइड्स, आइसोफ्लेविनोइड्स। इसके ये किसके अंदर होता है, आपका लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। जैसे इसके अंदर कौन कौन है आपका, मेडिकार्पिन, जो किससे निकाला गया है, मेडिकागो साल्विया। वैसे ही इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ग्लाइसियोलिन, ग्लाइसिन मैक्स से निकाला गया, तो ये इसके कुछ एग्जांपल थे। वैसे ही सिस्कीटर्पिन, देखो मैं एक और चीज समझा देती हूँ, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें सेकेंडरी क्यों कहा जा रहा है, देखो प्राइमरी का मतलब है जो मेन प्राइमरी काम करवाता है, प्राइमरी काम मतलब प्लांट के अंदर उसको लिविंग बनाने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, जैसे हमने टर्टीन बोला, फ्लेविनोइड्स बोला, ये उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं उसके हॉर्मोन्स, है ना, वो उन्होंने मेन हेल्प करी है, तो वो तो प्राइमरी हो गए। ये सेकेंडरी इसलिए कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने उसको बचा दिया, अगर नहीं है तो भाई वो फिजिकल डिफेंस से अपना काम कर सकते हैं, हो सकता है वो एडेप्टेशन कर ले, कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर कर ले, लेकिन ये नहीं है तो भी उसका काम एक तरीके से बन रहा है, वो उसकी ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है कि इसे हटा दोगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, हो सकती है ना, उसे अगर आप उन इंसेक्ट से, उन हर्बीवोर से बचा के रखोगे तो प्लांट आराम से ग्रो करेगा, उसे इसकी जरूरत नहीं है ग्रोथ कराने के लिए, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी का काम ही होता है ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए कहीं ना कहीं से, तो इन्होंने इधर का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के और क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि वो कैसे डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से पहला था आइसोफ्लेविनोइड्स, दूसरा है आपका सिस्कीटर्पिन। सिस्कीटर्पिन किस फैमिली के अंदर होता है, जैसे हमने लेग्यूमिनस के अंदर बोला, ये आपका होता है सोलिनेसी फैमिली, जो पोटैटो और इनकी जो फैमिली होती है ना उसके अंदर, जिसके अंदर जैसे एग्जांपल है आपका
ये जो प्रेजेंट होता है ये आपका टोमेटो में प्रेजेंट है, पोटैटो में भी प्रेजेंट है। वैसे ही होता है कैप्सिडोल, जो आपका पेपर एंड टोबैको में प्रेजेंट है। क्लियर? ये भाई से देख लीजिए। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और है सी, जिसके अंदर आता है लिग्विन एंड कैलोज। एग्जाम्पल है इसके सीसुटॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। जो इसका यहाँ पर सीसुटॉक्सिन है, ये यहाँ पर किसको अफेक्ट करता है? ब्लॉकिंग करता है किसकी? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की। ठीक है। और डिजिटॉक्सिन ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। ठीक है, इसको ब्लॉक करता है। ये तो आप नॉर्मली पढ़ते भी आते हैं। इसके अंदर और भी एग्जांपल है, जैसे आपका ग्लूकोसिनोलेट्स, जो आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर रिच होते हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर रिच होते हैं, ये आप पढ़ोगे जब मैं पढ़ाऊंगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक और है इसमें आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनिक मतलब साइनाइड, जैसे हम बोलते हैं CN, तो ये आपका नाइट्रोजन रिच है। ठीक है, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन कंपाउंड हम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन रिच बोल सकते हैं। तो ये है आपके कुछ और केमिकल वाले पार्ट। ठीक है, एक बार से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिए थे फिजिकल एंड योर केमिकल डिफेंसेस। अब हम देख रहे हैं इंड्यूसिबल। याद करो दूसरा क्या था? इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल डिफेंस। तो इंड्यूसिबल डिफेंस मैंने बताया था, जब कोई सिग्नल आएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, तब वो जाके एक्टिवेट होंगे। सो इंड्यूस्ड ड्यू टू सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एलिसेटर्स। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में ये इंड्यूस होगा। सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर से बनेगा एक सिग्नल का पूरा कैस्केड। कैस्केड वर्ड का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल ने एक दूसरी चीज को एक्टिवेट किया, दूसरे वाला अगली को एक्टिवेट कर रहा है, अगले वाला उससे अगली को एक्टिवेट कर रहा है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी एग्जाम देते हो, तो क्या होता है? टीचर आपको एक सीट पास करते हो और बोलते हैं इसको पीछे पीछे पास करते जाओ। तो जब आप एक एक करके उसे पास करते हो, उसी को कैस्केड कह रहे हैं कि आपने एक को दिया, फिर दूसरे ने उससे अगले को दिया, अगले ने अगले को। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कैस्केड। तो सिग्नल का कैस्केड हुआ है, रिसेप्टर से हमारा सिग्नल बाइंड किया, फर्दर आगे की प्रोसेसिंग चलती जा रही है। तो दिस इज नोन एज योर कैस्केड। ठीक है, तो सिग्नल कैस्केड कर रहा है, जिसकी वजह से लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों? रिस्पॉन्स। अब जो यहाँ पर हमने सिग्नल मॉलिक्यूल कहे हैं, जिसका दूसरा नाम हम एलिवेटर भी देख के बोल सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं ये कोई जर्नल एलिसेटर्स। जर्नल मतलब जर्नली कोई भी। दीज आर नॉन स्पेसिफिक, इतने स्पेसिफिक नहीं होते ये नॉन स्पेसिफिक है। देखो स्पेसिफिक बोले तो हमने कहा सिर्फ यही वाला सिग्नल मॉलिक्यूल आना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ एक्स ही आना चाहिए, तो ये बहुत स्पेसिफिक बात करती ना, नहीं वही होना चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा कुछ भी दे दो यार, कोई भी आ जाए, बस आ जाए सिग्नल मॉलिक्यूल, आएगा तो वो इंड्यूस कर देगा, कुछ भी आ जाए, तो वो जब कुछ भी आ रहा है तो वो जर्नल होता है और वो नॉन स्पेसिफिक कहला रहा होता है। वैसे ही हमने क्या नाम लिया अभी? एक होता है सेकेंड, दैट इज योर स्पेशल।
ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक। इधर कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे आप सुनते हैं HAMPS, दैट इज योर, H का मतलब है हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर, ए से एसोसिएटेड, मोलिक्यूलर पैटर्न। तो ये इसके फुल फॉर्म, अभी हम अगले नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसका काम। एच से बस एच बदला है, HAMP, ठीक है। वैसे ही आप देखते हैं DAMPS, डी मतलब होता है डैमेज, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। वैसे ही होता है आपका MAMPS, दैट इज योर, ये कोई भी माइक्रोब आ जाए इसलिए मैथ्स, माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। नेक्स्ट है आपका PAMPS, पी मतलब बोले तो पैथोजन, सो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। सो ये कुछ टर्म्स है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इनका काम क्या है, एक बार इसे थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इनका यूज देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नॉन पैथोजन माइक्रोब आया है, नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब, मतलब वो माइक्रोब है लेकिन पैथोजेनिक नहीं है, तो हम इससे कौन सा पैटर्न बोल सकते हैं, मैप्स, है ना, माइक्रोब एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। अब ये रहा आपका सेल, ठीक है, ये आपका क्या करेगा भाई, मैम्स को यहां पर अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिग्नलिंग की वजह से यहां पर आपको कुछ चीज एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी, ऑफ कोर्स दैट इज योर इम्यूनोलॉजिकल ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टमिक रिस्पॉन्स। तो यहां पर इसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर दो आपके डिफरेंट फाइटो हार्मोन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, जेस्मोनिक एसिड और जो इथाइलिन है यहाँ पर उसकी कंसेंट्रेशन आपको बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी, उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपका एक इंसेक्ट आया है जो हर्बीवोरी का रिस्पॉन्स दिखा सकता है, और साथ में कुछ पैथोजन आया है। सो सबके एसोसिएटेड पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला जो अब हर्बीवोर्स है, जो हर्बीवोर्स करते हैं वो प्लांट को डैमेज करते हैं, क्योंकि वो प्लांट को फीड कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है, ये उसको खाएगा ना तो डैमेज कॉज करेगा। और पैथोजन तो उसके अंदर जाते हैं तो स्ट्रक्चर पे डैमेज नहीं है, तो ये पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स को दिखाएगा, सही बात है, ठीक है। इसने डैमेज किया तो इसने डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स। इसकी वजह से ये यहाँ पर सिस्टमीन एक प्रोटीन है उसको रिलीज कर रहा है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पर पैम्प एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, अब देखो ये पैटर्न है, ये वो स्ट्रक्चर है पैथोजन का जिसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो रिसेप्टर है वो पहचानेगा। भाई उसका कुछ भी पैटर्न हो सकता है, हम बोल रहे हैं वो इस शेप का है, वो पैटर्न इस शेप का है, वो पैटर्न इस शेप का है, वो पैटर्न ऐसे कुछ शेप का है, उसे पहचानना है ना, पहचानने के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो वो पैटर्न किससे बना हो सकता है वो लाइपोपोलीसेक्राइड से मिलके बना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइपो
लाइपोपोलीसेकेराइड, या फिर हो सकता है वो काइटिन का बना हो, स्ट्रक्चर पहचान लेगा वो अगर ऐसा कुछ हुआ था। फ्लैजिलिन क्या पता उसमें प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे ही ग्लूकन प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इधर से भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होता है और वैसे ही इधर से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। इधर के रिस्पॉन्स से क्या एक्टिवेट होता है, जस्मोनिक एसिड, डायरेक्टली जस्मोनिक एसिड को भी एक्टिवेट करा सकता है, और ये वाला डायरेक्टली आपका सैलिसाइलिक एसिड को भी एक्टिवेट करवा सकता है, इसको भी एक्टिवेट करा सकता है। अगेन यहां पर आपका सेल है और सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, इसका रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब वो इन पैटर्न्स को पहचानेगा, इसलिए हम इसको PRR कहते हैं। यहां पर मैं लिख रही हूं PRR मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ठीक है, पैटर्न को पहचानने वाला रिसेप्टर ये यहां प्रेजेंट है। अगर मैंने कहा इधर से आ रहा है तो ये भी इधर बाइंड कर सकता है, और इसको बाइंड करवाना है तो वो भी, क्योंकि पैटर्न को ही तो रिकॉग्नाइज करना है। जैसे हमने उधर बोला रिसेप्टर है, तो ये भी वही है PRR। तो उसमें क्या था, एक माइक्रोब था तो माइक्रोब एसोसिएटेड, डैमेज जिसकी वजह से आया तो डैमेज एसोसिएटेड, पैथोजन की वजह से हो रहा है तो पैथोजन एसोसिएटेड। तो ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपका अकेला जस्मोनिक एसिड को भी एक्टिवेट करा सकता है, ये इधर सैलिसाइलिक को भी करवा सकता है, या फिर मिलके कुछ ऐसे इस तरीके का प्रोसेस कर सकता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा है। इसकी वजह से क्या होगी भाई, अंदर की तरफ सिग्नलिंग होगी, और इसकी वजह से क्या आएंगे आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्लियर, अब इसको एक बार देख लो।